अस्सलामुअलैकुम माय सोशल मीडिया फैमिली। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग हिफ्ज़-ओ-अमान से होंगे। सियासी तंज़ीम और तबसरों के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। पीटीआई की 2 बड़ी शख्सियात जो हैं वो इस वक्त हॉस्पिटलाइज़ हैं। उनको अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है। उसमें से एक शख्सियत की जो है वो सर्जरी होने जा रही है, लेकिन अंदर खाते की कहानी कुछ और है। वो क्या मामला है, क्या पूरी कहानी है, आज के वीडियो में आपको बताऊँगी। इसके अलावा मैंने आपको शब्बर ज़ैदी के बारे में बताना है कि वो कितने अरब रुपए की करप्शन की वजह से उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हुआ और फिर रातों-रात कौन-सा इन्फ्लुएंस इस्तेमाल हुआ कि वो मुकदमा ख़त्म कर दिया गया। अंदर की कहानी आपको बताऊँगी। इसके अलावा आपको बताऊँगी कि कराची के अंदर जो ई-चालान के ऊपर जो कराची के अवाम है वो इतने सीख-पा हो गए हैं कि आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि वो कराची के सिंध के जो हुक्मरान हैं, उनके गिरेबान आपको खींचते हुए नज़र आएँगे। तो इसके अलावा खबरें कुछ और भी बड़ी सारी हैं जो कि मैं अगर आपको बताऊँगी तो जनाब ये व्लॉग बहुत ही लंबा हो जाएगा, इसलिए शुरू करते हैं आज की पहली खबर से। तो आज की जो पहली खबर है वो ज़रा अच्छी खबर है, वो आपको बता देती हूँ कि वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ जो हैं, उन्होंने जो यूथ लैपटॉप स्कीम का आगाज़ किया था, उसका चौथा मरहला जो है वो शुरू हो चुका है। और इस्लामाबाद के अंदर जो मुनक्किद तकरीब है, उसमें शहीदों के बेटे बलूचिस्तान की एक बेटी है जी दुरजान, उसका वीडियो आजकल सोशल मीडिया पे बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है। उसको अपनी चेयर के ऊपर बिठा दिया था प्राइम मिनिस्टर ने और अब तक जो है वो 10 लाख से ज़ायद जो लैपटॉप्स हैं वो तक़सीम हो चुके हैं। और पीटीआई के दौर में इस स्कीम को बंद कर दिया गया था, जो कि दोबारा से शहबाज शरीफ के दौर में शुरू हुई है। तो ये एक एप्रिशिएट करने वाली बात है कि हमारे जो तलबा हैं उनके लिए दोबारा से ये सहूलत का आगाज़ हुआ है, तो इसको एप्रिशिएट करना बनता था। तो चलिए अब चलते हैं, असल में अब चलते हैं आज की पहली खबर की तरफ। तो चलिए जनाब, आज के व्लॉग की जो पहली खबर आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो कुछ अच्छी खबर नहीं है, दुख भरी खबर है। और ख़बर ये है कि पीटीआई के रहनुमा हैं जी और पाबंद सलासिल थे, जेल में थे, मियां महमूदुर रशीद की बात कर रही हूँ। उनकी तबीयत के बारे में बताया जा रहा है कि काफ़ी नासाज तबीयत है और उनको जिस वक्त रात के पिछले पहर ये मैं वीडियो बना रही हूँ और ये वीडियो जब तक आप तक पहुँचेगी थोड़े घंटे गुजर चुके होंगे। एडिटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से ज़ाहिर बात है एडिटर्स के पास जाएगी, लेकिन अभी तक जब मैं ये रिकॉर्डिंग कर रही हूँ उसके अकॉर्डिंगली उनकी तबीयत जो है वो काफ़ी नासाज बताई जा रही है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पाबंद सलासल रहनुमा मियां महमूदुर रशीद की तबीयत के बारे में बताया जा रहा है कि अचानक से उनकी तबीयत जो है वो बिगड़ गई और उसके बाद उनको लाहौर के जिन्ना हॉस्पिटल के अंदर जो है वो शिफ्ट किया गया। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मियां महमूदुर रशीद की तबीयत जो है वो गुज़श्ता 1 दिन पहले से खराब थी और 2 रोज़ से उनके जेल के अस्पताल में उनका इलाज किया जा रहा था, लेकिन तबीयत उनकी नहीं सँभली। उसके बाद फाइनली ये फैसला किया गया कि उनको जिन्ना हॉस्पिटल जो है वो मुंतकिल कर दिया जाएगा। तहरीक इंसाफ के ये साबिक वाइस चेयरमैन शाह महमूद कुरैशी जो हैं, उनकी भी तबीयत ख़राब होने पे उनको अस्पताल मुंतकिल किया गया है। उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनकी भी तबीयत ख़राब है और वो पाकिस्तान किडनी एंड लिवर इंस्टीट्यूट यानी कि पीकेएलआई के अंदर जो है वो दाखिल हैं, जहाँ पर बताया जा रहा है कि उनकी सर्जरी की जाएगी। अच्छा, यहाँ पर मैं आपको शाह महमूद कुरैशी के बारे में भी बता देती हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा हैं जी शाह महमूद कुरैशी। उनसे पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ किडनी एंड लिवर ट्रांसप्लांट यानी कि पीकेएलआई में फवाद चौधरी ने मुलाकात की है, इमरान इस्माइल ने और दीगर रहनुमाओं ने मुलाकात की है। और शाह महमूद कुरैशी के बारे में बताया जा रहा है कि उनको पित्ते का मसला है, यानी कि उनके गॉल ब्लैडर के अंदर जो है वो बहुत शदीद तकलीफ़ है। उसके बायस लाहौर की कोट लखपत की जो जेल है उसमें उनका तिब्बी मुआयना भी हुआ है और पीकेएलआई में उनको मुंतकिल भी कर दिया गया है, जहां साबिक वफाकी वज़ीर फवाद चौधरी, साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल और इसके अलावा मौलवी महमूद जो हैं उन्होंने भी इनसे मुलाकात की है। अब इसके अंदर की खबर भी आपको बताती हूँ, लेकिन पहले ज़ाहिरी खबर जो है वो सुन लीजिए। तीनों रहनुमाओं ने जनाब शाह महमूद कुरैशी से उनकी खैरियत दरियाफ़्त की और उनके साथ मुल्क की सूरत हाल पे भी बात की। अब यहाँ से आपको अंदर की खबर पता चल जाएगी। आपको लगता है कि पित्ते की जो दर्द होती है ना, मेरे भी गॉल ब्लैडर स्टोन्स थे। आपको याद है मेरी सीबीडी में स्टोन्स भी फँस गए थे और वो मैंने नेचुरली रिमूव भी किए थे, जो कि डॉक्टर्स कहते हैं नहीं हो सकते। ख़ैर वो बात एक अलग टॉपिक है, लेकिन जब किसी को पित्ते की दर्द होती है ना, तो वो ज़िंदगी और मौत की कशमकश में होता है। उसको साँस नहीं आ रही होती, उसकी आँखें ऑरेंज हो जाती हैं, आँखें उबल के बाहर आ जाती हैं, इतनी तकलीफ़ होती है। ऐसे में मुल्क की सूरत हाल के ऊपर बातचीत करना पित्ते के दर्द के साथ मेरी समझ में नहीं आता, बल्कि मुझे ये लगता है कि शाह महमूद कुरैशी जो हैं उनको इसलिए पित्ते की दर्द का होगा थोड़ा बहुत उनको मसला, वरना आप सोचें कि एक जेल का कैदी अगर किसी हॉस्पिटल में गया भी है तो उसकी मुलाकात नहीं करवाई जाती। इसका मतलब ये है कि ज़रूर दाल में कुछ काला है या दाल पूरी काली है, या हो सकता है कि अस्पताल के बहाने उन तक मैसेज पहुंचा दिया गया हो कि भाई जो कुछ आप कर चुके हैं या जो कुछ आप कर रहे हैं वो आपके लिए इतना नुकसानदेह है और इतना फ़ायदेमंद है। अब डिपेंड आप पे करता है कि आपने ये वाला रास्ता चूज़ करना है या आपने ये वाला रास्ता चूज़ करना है।
मियाँ महमूद रशीद वाली बात तो मेरी समझ में आती है, लेकिन ये जो शाह महमूद कुरैशी वाली बात है ना, ये मेरी समझ में नहीं आ रही। बहरहाल इसके अंदर जनाब तहरीक इंसाफ के जो साबिक रहनुमा हैं उनके शामिल होने का भी इम्कान है, और ये भी कहा जा रहा है कि शायद हो सकता है कि कोई फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, कुछ होने जा रहा है। शाह महमूद कुरैशी ने कहा कि पित्ते की पथरी के बायस अस्पताल में दाखिल हुआ हूँ, मेडिकल टेस्ट जारी है और 1-2 दिन में ऑपरेशन होना है, लिहाजा चाहने वालों से दुआओं की अपील है। तो ये मैं बात समझ सकती हूँ कि हो भी सकता है कि उनकी सर्जरी हो और अल्लाह उनको सेहतियाब भी करे, लेकिन कहानी मुझे बीच में कुछ ना गड़बड़ लगती है। बात पता क्या है, 9 मई को जो लोग निकले थे वो बेचारे तो पिस गए। ये जो सियासतदान होते हैं ये तो बाद में डील करके किसी तरह बाहर निकल ही आते हैं, इनको तो ढील मिल ही जाती है। और जब ये बीमार होते हैं तो इनको इतना वीवीआईपी प्रोटोकॉल मिलता है, इनको बड़े बड़े हॉस्पिटल्स मिलते हैं। अब पीकेएलआई हॉस्पिटल अगर किसी ने देखा है तो उसको अंदाज़ा होगा कि कितना खूबसूरत हॉस्पिटल है, बनाया तो शहबाज शरीफ ने था। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा के अंदर भी तो अस्पताल है ना। ये स्क्रीन के ऊपर बेचारे आपको बाबा जी नज़र आ रहे होंगे, और ये किसके अंदर बैठे हुए हैं, वो जिसमें मजदूर जो है ना वो रेत मिट्टी लेकर जाते हैं। तो ये खैबर पख्तूनख्वा के अंदर हाल है कि पिछले 13 साल से उनकी गवर्नमेंट है और वहाँ पे लोग बेचारे किस तरह जलील ख्वार होते हैं। आज भी वहाँ पहाड़ों के अंदर जाने के लिए लोगों को खच्चरों का इस्तेमाल करना पड़ता है, कोई ब्रिज नहीं है, कोई हॉस्पिटल्स नहीं है, यूनिवर्सिटीज़ का सत्यानाश हो चुका है। और फिर ये लोग जो हैं जब वोट मांगते हैं और फिर खुद जाके ये फिर वो तनकीद होती है ना, किसी पे भी होती है कि बाहर के मुल्कों में इलाज करवाते हैं या अच्छे हॉस्पिटल्स में कराते हैं। लेकिन कम अज़ कम अगर बाहर के मुल्कों में सियासतदानों ने इलाज करवाना भी है तो कम अज़ कम पंजाब के अंदर, पाकिस्तान के अंदर ऐसे हॉस्पिटल्स होने चाहिए जो आलमी मेयार के हों। उसके बाद किसी की अपनी मर्जी है, वो जहाँ मर्जी जाके चेक कराए। आखिरकार शाह महमूद कुरैशी को भी हॉस्पिटलाइज होने के लिए खैबर पख्तूनख्वा का कोई हॉस्पिटल क्यों नहीं नजर आया, उनको पीकेएलआई क्यों नजर आया, इसके बारे में आपने मुझे जवाब देना है। लेकिन मैं चलती हूँ आज की अगली खबर पे। अच्छा, ये जो खबर मैं आपको देने जा रही हूँ ये बड़ी मिस्टीरियस सी खबर है। मिस्टीरियस कैसे है, ज़रा पहले सुन लीजिए कि 16 अरब रुपए के गैर मजाज अदायगियों का इल्ज़ाम था जी, किसके ऊपर, साबिक चेयरमैन एफबीआर शब्बर जैदी के ऊपर। और फिर हुआ क्या कि उनके ऊपर मुकदमा दर्ज हो गया और फिर उसके बाद वो मुकदमा वापस भी हो गया। तो ये बड़ी स्ट्रेंज बात है कि सोशल मीडिया पर बहुत सारी आवाज़ें उठी कि इसका मतलब ये है कि जिसका कोई भी रेफरेंस है, उसका स्ट्रॉन्ग कॉन्टैक्ट है, इसका मतलब है वो बच जाएगा। और अगर ये गलत बात थी और उनके ऊपर गलत और झूठा मुकदमा बना तो फिर मुकदमा बनाने वालों ने पहले नहीं सोचा। मतलब ये भी एक मशकूक सी कहानी आपको लगती है। साबिक चेयरमैन फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू यानी एफबीआर शब्बर जैदी के ऊपर 16 अरब रुपए की इनके ऊपर जो है वो अदायगियों का इल्ज़ाम था, और एंटी करप्शन सर्कल कराची ने शब्बर जैदी पर बतौर चेयरमैन एफबीआर इख्तियारात के नाजायज़ इस्तेमाल के इल्ज़ामात के तहत मुकदमे का इंदराज जो है वो किया था। और फिर उसके बाद बतौर चेयरमैन उनके ऊपर कहा गया कि 16 अरब रुपए की अदायगियाँ थीं, और मतन जो था, जो मुकदमा दर्ज किया उसमें कहा गया कि मुबैना तौर पे रकम जो है वो शब्बर जैदी के क्लाइंट को रीफंड की मद में जो है वो दी गई थी। और आपको बता दूं कि 9 मई 2019 को इमरान खान ने शब्बर जैदी को चेयरमैन एफबीआर जो है वो तैनात किया था, और फिर उसके बाद चंद महीने तक ये अपने ओहदे पर बरकरार रहने के बाद जनवरी 2020 में तबीयत नासाज होने पर गैर मुअय्यना मुद्दत के बाद कहकर छुट्टियों पर निकल गए थे। अब ये देखें कि कितने बड़े बड़े यूट्यूबर्स, कितने बड़े बड़े सियासतदान वो पकड़े गए, उनके खिलाफ जो है वो सिलसिले चले और वो आज तक जेलों के अंदर हैं। यास्मीन राशिद आपके सामने है, शाह महमूद कुरैशी आपके सामने हैं, और शब्बर जैदी के ऊपर जिन्होंने मुकदमा बनाया फिर वो रातों रात कहा जा रहा है मुकदमा भी ख़त्म हो गया। तो ये कहानी आपको, दाल में कुछ काला नहीं आपको लगता? ये क्या कहानी अंदर अंदर खाते जो है वो हुई है कि रातों रात वो मुकदमा जो है वो कहा जा रहा है कि ख़त्म हो गया। इसी के साथ मैं आज के ब्लॉग की अगली खबर पे जाती हूँ। अगली खबर ये है कि कराची के लोग जो है ना वो इतने परेशान हो गए हैं कराची की हालत देखकर। एक तो कराची वो बना हुआ है, 2 दिन पहले सबा कमर के बयान की वजह से जो है कि उन्होंने कहा था कि सिंध बहुत गंदा है, कराची बहुत गंदा है, तो लोगों ने उसको पर्सनल लेके सिंधियों के ऊपर ले लिया कि वो गंदे हैं, जबकि सबा कमर ने तो शहर की गंदगी पे बात की थी। उससे पहले जो है मरियम नवाज़ के ऊपर इतनी ज़्यादा ये तनकीद करते रहे हैं और बड़ी बुरी बुरी बातें करते रहे, और शर्मिला फारूकी और ये शैला रज़ा समेत कितने सारे वहाँ के सियासतदान थे जिन्होंने कहा कि सिंध के अंदर तो बड़ी तरक्की है और सिंध तो बड़ा खूबसूरत है और सिंध को हम पूरे पंजाब को ऐसा बना देंगे जैसा सिंध, अल्लाह माफ़ करे। उसके बाद तो फिर मुंह से अस्तगफिरुल्लाह ही निकलता है। और अब जनाब कहानी कुछ ये हुई है कि कराची के लोग जो हैं वो उन सियासतदानों के गिरेबान तक खींचने के ऊपर, पकड़ने के ऊपर आ गए हैं। वो कैसे कि पंजाब की नकल करते हुए इन लोगों ने कहा कि जैसे ई चालान होता है ऐसे हम भी अब इलेक्ट्रॉनिक जो चालान है वो लोगों के घरों में भेजेंगे। अब मज़ेदार बात है कि पंजाब के अंदर तो इलेक्ट्रॉनिक चालान होना इसलिए बनते हैं क्योंकि रोड्स बड़ी साफ़ सुथरी हैं, जगह जगह आपको जो है ना वो सिग्नल नज़र आते हैं, और अगर उसको कोई तोड़ता है तो उसके ऊपर चालान तो बनता है।
لیکن کراچی کے اندر تو آپ کو گڑھوں کے بیچ میں جو ہے وہ بائک چلانی پڑتی ہے, گاڑی چلانی پڑتی ہے, سڑکوں کا وہاں پہ نام و نشان نہیں ہے. بتیاں شتیاں جنہوں تسی کہندے ہو, یعنی کہ ٹریفک سگنل, وہ آپ کو نظر نہیں آتا, زیبرا کراسنگ آپ کو نظر نہیں آتی, فٹ پاتھس آپ کو نظر نہیں آتے. تو ایسے میں لوگوں کے گھروں میں ای چالان کا جانا. اوپر سے مزیدار بات کیا ہو رہی ہے کہ ای چالان کی جو پرائسز انہوں نے رکھی ہیں نا, اب لاہور کے اندر ہے جی بائک والوں کی چند 100 روپے, 200 روپے سے شروع ہو کے چند 100 روپے تک, اور گاڑی والوں کی چند 1000 روپے تک. لیکن کراچی والوں نے جناب ان کی جو پرائسز رکھی ہیں وہ سننے میں آیا کہ 22 ہزار روپے جو ہے گاڑی والوں کو چالان کیا جا رہا ہے. تو اس کے بعد لوگ جو ہیں وہ اس قدر ان کے خلاف ہوئے ہیں, اس قدر ان کے خلاف ہوئے ہیں کہ وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم تو چھوڑیں گے نہیں ان کو, سیاستدانوں کو. تو ڈرنا چاہیے میرے خیال سے کراچی کے سیاستدانوں کو, جس دن ان کے بھی گریبان اسی طرح پکڑے جائیں جیسے بنگلہ دیش میں ہوا تھا. بہرحال اللہ کرے ایسا نہ ہو, میں ایسا سوچتی نہیں ہوں, لیکن اپنے گریبان میں ان کو خود بھی جھانکنا چاہیے. بلکہ یہ ایک لڑکے کا ویڈیو بڑا وائرل ہو رہا ہے, اور یہ سندھ کا رہنے والا ہے, اور یہ کیا کہہ رہا ہے آپ خود ہی سن لیجئے. میں سندھ حکومت سے میئر کراچی سے وزیر اعلیٰ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ نے پورے کراچی کے اندر سارے کیمرے جو لگوا دیے ہیں, جس نے 6 گھنٹے کے اندر کروڑوں روپے چالان کر دیا کراچی والوں کا, میں آپ سے ایک چھوٹی سی ریکویسٹ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ آپ کے کیمروں کا معیار بالکل بھی اچھا نہیں ہے. آپ کے کیمرے اچھے نہیں ہیں کیونکہ آپ کے کیمرے کے اندر اوور اسپیڈنگ آ رہی ہے, لائسنس آ رہا ہے, لوگوں کے پاس نمبر پلیٹ نہیں ہے وہ بھی نظر آ رہا ہے, ہر چیز نظر آ رہی ہے. لیکن آپ کے کیمرے کے اندر یہ کیوں نظر نہیں آ رہا کہ کراچی کی ساری سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہے, کراچی میں جگہ جگہ کچرا ہے, سارے نالے بھرے ہوئے ہیں, کراچی کا پورا انفراسٹرکچر تباہی کا شکار ہے, کراچی کو روزانہ جو ہے ڈمپر مافیا مار رہا ہے, کراچی کے لوگوں کو ڈکیت لوٹ رہے ہیں, کراچی والوں کے پاس بجلی گیس پانی نہیں ہے, کراچی کے پاس ایک بھی روڈ نہیں ہے. تو خدارا میری ریکویسٹ ہے کہ آپ کے کیمروں کی کوالٹی اچھی کریں, جس کے اندر یہ بھی نظر آئے کہ ہمارے کراچی والوں کے پاس سڑک موجود نہیں ہے, کوئی چیز موجود نہیں ہے, سسٹم موجود نہیں ہے. اوور اسپیڈنگ تو نظر آ رہی ہے, لیکن خدارا ایسے کیمرے بنائے جس میں یہ بھی چیزیں نظر آئے. بہت شکریہ. بات یہ ہے کہ جس کا جہاں پہ زور چل رہا ہے وہ اتنی کرپشن کر رہا ہے. جو گند اور انی انہوں نے مچائی ہوئی ہے, خیبر پختونخوا کے اندر دیکھ لیں, کراچی سندھ کے اندر دیکھ لیں, یہی حالتیں چل رہی ہیں. میں یہ نہیں کہتی کہ پنجاب کے اندر کرپشن نہیں ہو رہی ہوگی, لیکن کم از کم پنجاب کے اندر آپ کو تھوڑا بہت کام تو نظر آتا ہے, تھوڑا بہت نہیں, اچھا خاصا کام نظر آتا ہے. اب یہ آپ نے گزشتہ روز خبر تو سنی لی ہوگی, یہ ویڈیو آپ دیکھ رہے ہیں جناب, بٹ بالٹیوں کے اندر, پینٹ کی بالٹیوں کے اندر بھی جو پیسے نکلے ہیں, یہ سہیل افریدی جو اس وقت خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ ہیں, ان کے جناب سابق وزارت کے کلرک کے گھر سے جو جناب یہ 20 کروڑ روپے نکلے ہیں. اور پہلے بھی 1 ارب 60 کروڑ روپیہ ملا تھا, اور اس نے سارا مال جو ہے وہ پینٹ کے ڈبوں کے اندر چھپا کے رکھا ہوا تھا. تو اب آپ سوچیں, یہ لوگوں کا خون چوسا ہوا ہے, لوگوں کے ٹیکس کی منی ہے, لوگوں کا پیسہ ہے, اور کس طرح اللہ معاف کرے, ان لوگوں نے مرنا نہیں ہے. میری سمجھ سے باہر ہے کہ یہ لوگ اپنا ضمیر بیچ کے کھا چکے ہوئے ہیں. یہ ایک پوسٹ میں پڑھ رہی تھی اور ہنس ہنس کے میرے پیٹ میں درد ہو گیا. آپ کو بھی دکھا دیتی ہوں عذرائے تفنن. جناب وہ لکھا ہوا تھا کہ ناسا کی طرف سے یہ پیغام آیا ہے کہ غیرت اور پی ٹی آئی کے درمیان فاصلے کا تعین نہیں کیا جا سکا. ناسا ذرائع. ہنس ہنس کے پہلے میں نا ایک دم سے مطلب میری اٹینشن اس طرف گئی کہ ناسا نے کس طرح یہ کہہ دیا ہے کہ پی ٹی آئی کا جو ہے وہ غیرت سے کوئی تعلق نہیں ہے. لیکن پھر مجھے پتا چلا کہ یہ میڈ اپ ہے, مطلب خود سے بنایا گیا ہے, میم کے طور پہ آپ سمجھ رہی ہیں, مزاحیہ ایک وہ چیز جو ہے وہ بنائی گئی ہے. بہرحال کیا کہیں, آوے کا آوا بگڑا ہوا ہے. افسوس ہی ہوتا ہے ان چیزوں کے اوپر. یہ اسکرین کے اوپر آپ کو ایک بلوچی بچہ نظر آ رہا ہے. آپ کو پتہ ہی ہے کہ آج کل افغانستان کے بارے میں جو کہا جا کہ کوئی بھی ان کو گھر یا رینٹ پہ نہیں دے گا, اور افغانیوں کا انخلا جو ہے ان کے ملک میں واپس کیا جا رہا ہے. اب آپ کو سن کے بڑی حیرت ہوگی کہ یہ بچہ جو ہے بلوچی بچہ بنا ہوا تھا, پچھلے کافی عرصے سے پاکستان کے خلاف پہلے بولتا تھا. پھر اس کے بعد اس کو کچھ ہمارے جو پرائم منسٹر ہیں انہوں نے بھی انوائٹ کیا تھا, اس کو ملنے کے لیے بلایا تھا, اس کو بلوچی سمجھ کے, اور یہ احساس دلانے کے لیے کہ بلوچی جو کر رہے ہیں ان کو پاکستان کے ساتھ محبت کا اظہار کرنا چاہیے. تو یہ بلوچی بن کے سارا پروٹوکول جو ہے وہ لیتا رہا, اور پھر اس دوران اس نے اس طرح کے پاکستان کے خلاف ویڈیوز نہیں بنائے. مزیدار بات یہ ہے کہ اب جب افغانیوں کا ڈیٹا نکلا اور ان کو ان کے ملک بھیجا جانے لگا, تو پتہ چلا کہ یہ بچہ بلوچی نہیں بلکہ افغانی تھا. اور اب کہا جا رہا ہے کہ یہ جناب یہ بچہ جو ہے یہ افغانستان ہجرت کر گیا ہے اپنے پورے خاندان سمیت. تو آپ اندازہ کریں نسلیں کیا ہیں, بنے کیا ہوئے ہیں, کر کیا رہے ہیں, اندازہ آپ کر لیں. اچھا, اس کے علاوہ ایک اور بڑی اہم خبر جو پچھلے 1 ہفتے سے چلتی چلی جا رہی تھی, اور اس کا فیکٹ چیک آپ کو بتانا بڑا ضروری تھا, وہ یہ تھی جناب کہ یہ ظفر نقوی ہیں جی, یہ بڑے اچھے صحافی ہیں, لیکن انہوں نے ایک خبر شیئر کی تھی جو کہ غلط نکلی ہے. انہوں نے کہا تھا کہ روسی صدر جو پیوٹن ہے ان کی پاکستان اور پاک فوج کو کھلی دھمکیاں آئی ہیں, اور انہوں نے ان کا ایک ویڈیو بھی شیئر کیا تھا جس میں کہا تھا کہ جو پیوٹن ہے
جو رشیا کے صدر ہیں انہوں نے پاکستان کو دھمکی دیا کہ اگر آپ نے افغانستان کے خلاف کوئی کارروائی کی تو ہم آپ کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کریں گے. تو آپ کو بتا دوں کہ جو روس کا سفارت خانہ ہے انہوں نے فائنلی سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہونے والے صدر پیوٹن کے اس جعلی بیان کی نفی کر دی ہے، اور انہوں نے اس بیان کو جھوٹا قرار دیا ہے، اور مبینہ طور پہ یہ دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ جناب یہ پاکستان کو دھمکیاں دی جا رہی ہیں پیوٹن کی طرف سے. تو اس کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں ہے، کیونکہ دوبارہ سے رشیا کو پاکستان کو جو ہے بھڑکایا جا رہا تھا رشیا کے خلاف، تو یہ غلط خبر تھی. اسکرین کے اوپر آپ کو ایک ملون شخص نظر آ رہا ہے، یہ جناب مارخور نے اس کا شکار کیا ہے، اور یہ پکڑا کہاں سے گیا ہے؟ یہ دہشت گرد لاہور سے پکڑا گیا ہے. یہ بھارتی حرام خور تھا، اور اس کی گرفتاری جو ہے وہ عمل میں آئی ہے. اس کے قبضے سے ہتھیار نکلے ہیں، ڈرونز نکلے ہیں، سیٹلائٹ مواصلاتی آلات نکلے ہیں، اور یہ ایک بڑی تخریب کاری اور جاسوسی کے نیٹ ورک کا حصہ تھا. اور اس نیٹ ورک کی ساخت اور ہم آہنگی جو ہے وہ ایران کے خلاف دیکھے جانے والے موساد طرز کے آپریشن سے جو ہے وہ مشابہت رکھتی تھی. الحمدللہ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ یہ حرام خور پکڑا گیا ہے اپنے سارے ساز و سامان کے ساتھ، اور اب اس سے تحقیقات جاری ہیں، اور آگے اب جو یہ چیزیں ریویل کرے گا، اور اس کا جو نیٹ ورک آگے کہاں کہاں پھیلا ہوا تھا، کون کون سپانسرز تھے، یہ سب جو ہیں اب یہ پورا نیٹ ورک جو ہے پکڑا جائے گا. تو یہ ایک خوشی کی خبر تھی، اور شکر اللہ کا کہ اس کے اندر جو ہے کوئی بڑا نقصان نہیں ہو گیا. تو یہ تھی جناب آج کے ولاگ کی تمام تفصیلات. باری ہے جی آپ لوگوں کے کامنٹ سیکشن میں، اور بتائیے کہ آپ ان تمام چیزوں کے بارے میں کیا سوچتے سمجھتے ہیں. مزید خبریں، ولاگز، انٹرویوز اور سیاسی تجزیے جاننے کے لیے اور میرے ساتھ کنیکٹڈ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیجیے گا. اپنا بہت بہت خیال رکھیے گا. اللہ نے کے بان.